और यार अगली गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है, जैसे इसमें ना आपको यूएसडी फोक्स मिलते हैं, तो यूएसडी फोक्स का जो ये वाला एरिया है ना, इसको हमेशा क्लीन रखना है आपको, क्योंकि अगर यहाँ पे मिट्टी रहेगी और ये बार बार ऐसे दबेंगे ना तो यहाँ से इसकी सील कट सकती है। तो अभी यार मैं अपनी बाइक का जो गियर लीवर है ना, इसमें टेप चिपका रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वाली टेप, क्योंकि इससे ना जूते गंदे हो जाते हैं। इससे देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। मैंने देखा था नेट पे कहीं पे, वो बोल रहे थे ये ज़्यादा सही रहती है। वैसे मैंने इसके ऊपर लगाने के लिए वो भी ख़रीदा था, प्रो टेपर का जो आता है, पर वो लगी नहीं रहा इसमें। अब ये वाला तरीका और अपना के देख लेते हैं। और ये सामने खड़ी है अपनी टाटा नैनो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, एकदम सड़ रही है। जब से मैं मसूरी से आया हूँ ना, मैंने छुई तक नहीं है। आज तो यार कोई बाजार भी नहीं है, फिर भी यहाँ भीड़ हो रही है, क्योंकि आज छोटी दिवाली है। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार भी यार 2-2 दिन है दिवाली। कई लोग परसों मनाएंगे, कई लोग उसके अगले दिन मनाएंगे, मतलब कई लोग कल मनाएंगे, कई लोग परसों मनाएंगे। बाकी देखते हैं ये टेप लगाने वाला जुगाड़ सही रहता है या नहीं रहता। और अभी अपनी बाइक में 4 डंडे फ्यूल बचे हैं, 3 डंडे फ्यूल। से याद आया यार, एक भाई का ना कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि उन्होंने नई हॉर्नेट खरीदी है, उसमें 300 रुपये का तेल डलाया, तो उसमें जो सुई है ना फ्यूल की वो ऊपर ही नहीं उठी, ब्लिंक कर रही है। तो मेरे हिसाब से आपकी बाइक में ना तेल बहुत ज़्यादा कम होगा, तो 300 का तेल तो उसके रिजर्व में ही चला गया होगा। इसमें 3 लीटर के आसपास रहता है रिजर्व में, इसीलिए आपको थोड़ा और तेल डलवाना पड़ेगा, तभी जाके सुई उठेगी। 300 रुपये के तेल में तो मुश्किल ही उठेगी। हाँ, अगर रिजर्व पे पहले से तेल होता बचा हुआ, फिर तो 300 में भी उठ जाती है। दिवाली के अगले दिन विश्वकर्मा डे होता है ना, उस दिन साफ़ करूँगा नैनो को। अभी तो बहुत गंदी हो रही है। अभी मेरे को कहीं जाना पड़ जाए ना नैनो लेके, तो मैं जा नहीं पाऊँगा, इतनी गंदी हो रखी है। उसके शीशे में कुछ दिख ही नहीं रहा अंदर से बाहर की तरफ, इतनी मिट्टी, 1-1 इंच मोटी मिट्टी जम रखी है शीशे में। वही है यार, जब नई चीज़ आ जाती है ना तो पुरानी चीज़ ऐसी सड़ती रहती है। पहले नैनो एकदम चमकती रहती थी, अब नैनो की जगह इसने ले ली, हॉर्नेट 125 ने। अब तो ये हॉर्नेट 125 भी रोड पे बहुत सारी दिखने लग गई, पहले तो एक भी नहीं दिखती थी जब मैंने खरीदी थी। और इस वीडियो में ना मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने लिए एक नई हॉर्नेट 125 खरीदते हो तो उसमें आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जो कि मेरे को भी नहीं पता था पहले, बाद में पता चला जैसे जैसे मैंने बाइक को रखा अपने पास। तो सबसे जो पहली गलती है वो है टैंक फुल कराना एकदम ऊपर तक। तो हॉर्नेट में ना कभी भी आप टैंक ऊपर तक फुल मत कराना, ऑटो कट तक ही कराना हमेशा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने फुल करा दिया था एकदम ऊपर तक। और उसके बाद क्या हुआ, ये गाड़ी ना मिसिंग मारने लग गई थी, ऊपर से इसमें इंजन चेक लाइट जल गई थी, बार बार बंद हो रही थी। फिर जब मैं सर्विस सेंटर लेके गया ना, तो उन्होंने बताया कि इसमें इतना ऊपर तक तेल नहीं भरवाते, ऑटो कट तक भरवाया करो। ये देखो नैनो जा रही है पर्पल कलर की, तो अगर ऑटो कट तक भरवाओगे तब नहीं होगी ये दिक्कत, क्योंकि इसमें ना ऊपर कुछ जगह होती है सांस लेने के लिए, वो ब्लॉक हो जाती है। फिर उसके बाद गाड़ी मिसिंग मारती है और इसमें इंजन चेक लाइट जल जाती है। फिर उसके बाद मैंने तेल निकाला था इसमें 2 लीटर, फिर ये सही हो गई थी अपने आप ही। उन्होंने ही बताया था सर्विस सेंटर वालों ने कि ये करना सही हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो मैं तो डर गया था। और अब बढ़ते हैं यार अगली गलती की तरफ, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है हॉर्नेट 125 लेके, वो है कि इसके जो टायर्स हैं उन्हें अपग्रेड नहीं करना, अप साइज नहीं करना। ये वाला रोड में एक बार भगा के देखते हैं इसे, 2-3 दिन से भगा ही नहीं है। नब्बे तो यार ये ऐसी चली जाती है इतने छोटे से रोड पे, मतलब पता ही नहीं लगता 90 का। तो एक्सट्रीम नहीं पहुंच पाएगी इस रोड पे 90, ये पहुंच जाती है। इसका ना इनिशियल बढ़िया है, लेकिन 90-100 के बाद ये मर जाती है। और वहीं जो एक्सट्रीम है वो 90-100 के बाद भी आपको पावर दे देती है, लेकिन ये 90-100 तक ही पावर देती है। पर वही है, एक्सट्रीम जल्दी 90 नहीं पहुंच पाती है, जल्दी पहुंच जाती है। अब दोनों में से जो आपको चाहिए हो वो देख लेना। हाँ, तो जो टायर है ना उसे अपसाइज करने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि यार ये छोटी सी बाइक है, मतलब वैसे बाइक तो बड़ी बड़ी सी लगती है, कहीं से लगती नहीं है 125 सीसी, लगती है कि 200 सीसी की होगी। बस एक जगह से लगती है कि ये कम सीसी की बाइक है, वो है इसके टायर्स। तो उसी की वजह से ना लोग क्या करते हैं, मतलब लोग क्या सोचते हैं कि लेने के बाद टायर अपसाइज करा लेंगे। यूट्यूब पे भी ना 2-3 मैंने वीडियोस देखी, उन्होंने टायर अपसाइज कराया है, लेकिन टायर अपसाइज कराने के बाद कुछ कुछ आपको नुकसान भी फेस करने पड़ेंगे।
पहला नुकसान तो ये है कि मतलब पिकअप और पावर में ना थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं आएगा, जैसी अभी पावर है जैसा अभी पिकअप है वैसा सेम टू सेम रहेगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस आएगा, नोटिसेबल डिफरेंस आएगा। आपको महसूस होगा कि डिफरेंस आया है। ये वाली कार कितनी मस्त लग रही है, ब्लैक 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 ब्यूटी। गाड़ियाँ तो यार ब्लैक ही अच्छी लगती है, वाइट तो सारी टैक्सी लगती है। ये देखो यहाँ तो वैसे टैक्सी ही खड़ी है, पर वैसे भी वाइट कलर ना टैक्सी सी लगती है, पता नहीं क्यों। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। सारे इंसानों को एक चीज़ पसंद नहीं आ सकती ना, और ये सिर्फ कारों में नहीं है, हर चीज़ में ही है। किसी को किसी की दाल पसंद होती है, किसी को किसी की सब्जी पसंद होती है, किसी को पनीर पसंद होता है, किसी को पनीर पसंद नहीं होता, किसी को मोदी सरकार पसंद है, किसी को मोदी सरकार पसंद नहीं है। तो ऐसी हर चीज़ में होता है। उसके अलावा अगर आप टायर अपसाइज कराते हो ना, तो उससे वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन आपको 100 की स्पीड में महसूस होगी ना, वो 80 में होने लग जाएगी। तो ये नुकसान है टायर अपसाइज कराने का। इसके अलावा और भी नुकसान है। एक तो क्या है, पीछे ना इसमें जगह बहुत ज़्यादा कम दे रखी है। तो देखो यहाँ जो पीछे वाला इसका टायर है ना, ये देख रहे हो यहाँ पे कितनी सी जगह है, ये देखो इतनी सी जगह है बस। अब इसमें आप एक साइज भी अप कराओगे ना तो जगह बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और 2 साइज अप कराओगे तो हो सकता है ये टच भी हो जाए। वैसे तो इसे आप थोड़ा और चौड़ा कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल, लेकिन वही अगर आप एक साइज भी अप कराते हो ना, फिर बहुत ही ज़्यादा कम जगह हो जाएगी। और उसमें अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलाओगे, थोड़े ख़राब रास्तों में चलाओगे तो दिक्कत हो सकती है, टायर टच हो सकता है बाइक की बॉडी के साथ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर आप टायर अपसाइज कराते हो तो ये सब भी आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसे नॉर्मल अगर प्लेन रोड पे चलाओगे तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे कई लोग होते हैं ना, उनके यहाँ रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, या कई लोगों को बाइक इसलिए लेनी है लॉन्ग राइड पे जाने के लिए, लद्दाख जाने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ना जगह बहुत ज़्यादा कम दे रखी है। वहीं जो एक्सट्रीम आती है ना, एक्सट्रीम में फिर भी ज़्यादा जगह दे रखी है। उसमें अगर आप टायर अपसाइज कराते हो 1-2 सेक्शन, तो उसमें इतना टच होने का रिस्क नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क है टच होने का। तो इसीलिए मेरे हिसाब से नहीं कराना चाहिए टायर अपसाइज। जो स्टॉक दे रखा है ना कंपनी ने, वही यूज़ करना चाहिए, और माइलेज भी ड्रॉप हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको माइलेज भी ड्रॉप नहीं करवानी है, परफॉर्मेंस भी ड्रॉप नहीं करवानी है, फिर आपको अपसाइज नहीं करवाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सिर्फ लुक से फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, इन सब चीज़ों से उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप करा सकते हो, क्योंकि टायर अपसाइज कराने के बाद इसके लुक्स और ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली गलती की तरफ, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है हॉर्नेट 125 लेने के बाद। वो ये है कि इसमें ना आपको कम पेट्रोल नहीं रखना है, इसमें कम से कम रिजर्व में आपको 2-3 लीटर पेट्रोल रखना ही रखना है। इसका रिजर्व पता है कब लगता है? जब इसकी लास्ट वाली डंडी ब्लिंक करने लग जाती है, तो समझ जाओ कि इसका रिजर्व लग चुका है और आपको तुरंत इसमें तेल डलवा देना है। मेरे हिसाब से तो रिजर्व लगने ही मत दो, या तो फिर रिजर्व लगते ही ना तुरंत तेल डलवा दो, क्योंकि उससे क्या है, इसका फ्यूल पंप खराब हो सकता है। इन गाड़ियों में कम से कम 2 लीटर रखना पड़ता है, 2 लीटर तो है ही मिनिमम, और मेरे ख्याल से जो इसका वो है ना रिजर्व, वो 2-3 लीटर का ही है। बाकी यार बाइक देख लो, देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। ये देख लो इसके लुक्स तो यार बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं इस बाइक के, चाहे किसी भी एंगल से देख लो। 1 मिनट आपको हैंडल सीधा करके दिखाता हूँ, हैंडल सीधा करके और ज़्यादा मस्त लगती है। सीधा हो जा, अब देखना आप, ये देखो लग रही है ना तगड़ी। बाइक तो यार तगड़ी ही बना रखी है होंडा ने, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इसके डिज़ाइन पे। अब वही है यार, हर बाइक ना परफेक्ट नहीं हो सकती, किसी में आपको कुछ कमी मिलेगी, किसी में कुछ कमी मिलेगी, पर यह है कि इसमें थोड़ी कमियां कम है अगर देखा जाए तो, बस टायर्स को छोड़ के। उसके अलावा तो मेरे को इसमें कोई कमी लगती नहीं है। मेन तो अपना इंजन होता है, तो इंजन से रिलेटेड तो बाइक में कुछ भी कमी नहीं है। और यार मैं सोचता हूँ मेरी ज़्यादा रनिंग है नहीं दिन की, लेकिन देखो 31 किलोमीटर चल गई है आज ये बाइक, और अभी भी ये मेरे ख्याल से 40 पार कर देगी पूरे दिन में। तो अब आपको बताता हूँ अगली चीज़ जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप ये वाली बाइक लेते हो, तो वो ये है कि इस बाइक को आप कभी भी अगर बाहर से धुलवाते हो ना, तो जो इसकी स्क्रीन है इस पर ज़्यादा तेज़ प्रेशर नहीं लगवाना है, हल्के हल्के प्रेशर से साफ़ करवानी है, क्योंकि उससे हो सकता है ना इसकी स्क्रीन ख़राब हो जाए, और अगर ऐसे इसकी स्क्रीन ख़राब होती है ना तो ये वारंटी में नहीं आएगा, फिर आपको अपने पैसों से स्क्रीन चेंज करवानी पड़ेगी, और जो कि बहुत ज़्यादा महंगी आती है। मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार रुपये की तो आएगी ये वाली स्क्रीन, मतलब ये वाली डिस्प्ले। इसीलिए इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, ऐसे पानी वानी से ख़राब होगी नहीं, लेकिन बार बार अगर आप ऐसे प्रेशर इसके मुंह पे रख के मरवाओगे तो फिर हो भी सकती है ख़राब।
इसीलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी डिस्प्ले है। जो नॉर्मल डिस्प्ले भी होती है ना, एनालॉग वाली जैसे एक्सट्रीम में आती है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी आती है, 6-7 हज़ार रुपये की तो वो भी आती है। तो उससे अगर कंपेयर करोगे ये तो महंगी होगी होगी, क्योंकि इसमें फ़ीचर भी ज़्यादा है, ऊपर से ये TFT डिस्प्ले है। वैसे तो बारिश वारिश में जितना मर्जी खड़ी कर लो ख़राब नहीं होती, पर वो जो प्रेशर वाली मशीन होती है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, तो उससे ख़राब हो सकती है। और ये तो जो बड़ी बड़ी बाइकें भी है ना, KTM भी है, वो भी मना करते हैं कि ऐसे जो स्क्रीन है उस पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगवाना है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ होंडा में ही आपको करना है, अगर आपके पास एक्सट्रीम है ना तब भी आपको यही करना है। और यार अगली गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है, जैसे इसमें ना आपको USD फोक्स मिलते हैं, तो USD फोक्स का जो ये वाला एरिया है ना, इसको हमेशा क्लीन रखना है आपको, क्योंकि अगर यहाँ पे मिट्टी रहेगी और ये बार बार ऐसे दबेंगे ना तो यहाँ से इसकी सील कट सकती है। USD फोक्स की सील जल्दी कट जाती है अगर उसमें ज़्यादा धूल मिट्टी कीचड़ रहता है। अब जैसे हमारा एरिया है वहाँ पे कीचड़ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, अगर मैं इसे क्लीन नहीं करूँगा टाइम टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल रहेगी, जो कि USD फोक्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, उससे सील कट सकती है इसकी। इसीलिए इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो इसके USD फोक्स है ना वो क्लीन होने चाहिए, खासकर वो जो क्रोम वाला एरिया होता है। तो बस यार यही सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप ये वाली बाइक लेते हो हॉर्नेट 125। और ये वाली बाइक ही नहीं, कोई सी भी बाइक लेते हो जिसमें USD फोक्स है, और जिसमें USD फोक्स नहीं भी है तो उनमें भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान तो रखना ही चाहिए।